मुझे तो कहा जाता था कि जब मैं नई नई आई थी कि 23-35 तक तो मतलब करियर ख़त्म, आपका एक शेल्फ लाइफ होता है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादातर आदमी ही सब कुछ कर रहे हैं। आपने जब शुरुआत की तब एक फिल्म सेट पे जब आप जाती थी तब किस तरह का एवरीडे सेक्सिज्म देखने को मिलता था? जब औरतों की संख्या इतनी कम हो फिल्म सेट पर तो हर मोड़ पे आपको वो डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंक्शन या डिफरेंस का एहसास होता है, चाहे वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। वैनिटी वैन या जो कहते हैं ना, जो हमको तैयार होने की जो जगह होती है, वो जो वैन्स होते हैं उसका साइज़ डिफरेंस, या ये जब हम मतलब गाने शूट करने चले जाते थे इंटीरियर्स में यहाँ वहाँ, तो एक बेसिक टॉयलेट का एब्सेंस, जहाँ पे मतलब हमको बाथरूम यूज़ करना हो तो कुछ नहीं होता था। हम पेड़ों के पीछे, पत्थरों के पीछे 3 लोग कपड़ा पकड़ के खड़े हुए हैं और हम कहीं भी चले जाते थे, या कपड़े चेंज करने की जगह ना मिलना। बेसिकली एक्सेस टू प्रिवेसी, एक्सेस टू बेसिक हाइजीन, बट इवन जस्ट सिंपल थिंग्स, जैसे कि अगर हमारे मेल काउंटर पार्ट्स लेट आते थे तो कभी भी उनको कुछ नहीं सुनने को मिलता था, लेकिन अगर लड़कियों से थोड़ी भी मतलब की वजह से थोड़ी भी डिले हो जाए या हमारी वजह से हमको इमीडिएटली अनप्रोफेशनल लेबल कर दिया जाता था। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ समझने को मिलता है। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया वहीदा रहमान जी को जी। वो भी हैदराबाद से आती हैं। तो मैं गिन रही थी कि जब से ये अवार्ड मिलना शुरू हुआ है शायद 7 से 8 महिलाओं को ही ये अवार्ड मिला है, जबकि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री पुरानी है। आप कैसे देखती हैं इसको? यही तो ट्रेजेडी है, और इतने कम औरतों को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। उसके अलावा कितना समय लग गया वहीदा जी को ये अवार्ड देने में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक हमको ये जानना और मानना, पहले तो मानना पड़ेगा कि औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो नैरेटिव्स में हो या जो काम में जो अलग फैकल्टीज़ हैं फिल्म मेकिंग की, उसमें अभी भी बहुत 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 कम है। बहुत फ़र्क आया है, जबकि अगर मैं सोचूं जब मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे और मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा कोई औरतें सेट पर हुआ नहीं करती थी। आज मैं जो फिल्मों पे काम करती हूँ और जिन कहानियों से मैं जुड़ती हूँ, उस पर 50-50 रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादातर आदमी ही सब कुछ कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो जब तक वो नहीं बदलेगा और आदमियों के सोचने का, उनकी मानसिकता, वो किस तरह से औरतों को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनमें कितनी फेमिनिज्म आई है, उससे ही बदलाव आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बदलाव होने लगा है, बदलाव आ रहा है। होपफुली ऐसे ही चलता रहेगा। एक फीमेल एक्टर को एक अरसे के बाद मेन रोल मिलना बंद हो जाते थे, कम से कम कुछ साल पहले तक तो ऐसा ही था, जबकि मेल एक्टर 50-60 उसके आगे तक भी मेन रोल्स करते रहते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? मुझे तो कहा जाता था कि जब मैं नई नई आई थी कि 23-35 तक तो मतलब करियर ख़त्म, आपका एक शेल्फ लाइफ होता है। उसके बाद तो आप सिर्फ माँओं का किरदार करेंगे। तो अरे पर माँ के किरदार में क्या कमी है? ऐसा तो नहीं है कि माँ किसी का कि माँ बनना बुरी बात है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद प्लेइंग मदर, लेकिन पार्ट क्या है? ये बेसिकली प्रथा है जो चलती आई है। अगर हम बदलाव चाहेंगे तो उम्मीद यही है कि जब औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा स्टोरी टेलिंग के माध्यम में, तो ये चेंजेस आएंगी। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपने जब शादी की तो एक फीमेल प्रीस्ट थी और साथ में आपने कन्यादान की जो रस्म होती है वो नहीं की। इन दोनों जो एक्शंस आपने लिए, ये क्या सोचकर आपने लिए? तो कन्यादान की जो प्रथा है वो मेरे नाना जी ने बंद कर दी थी उनके समय में। उनके 7 बच्चे थे, जिसमें से उनकी 4 बेटियां थी। उन्होंने चारों बेटियों की शादी करवाई बिना कन्यादान किए।
उन्होंने पंडित को कह दिया था कि मैं कन्यादान नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी बेटियाँ किसी और का, एक तो कोई सामान नहीं है जो मैं किसी को दे रहा हूँ, और ना ही किसी और का की अमानत है जो मैं दे रहा हूँ। मेरी बेटी हमेशा मेरी बेटी रहेगी। ये सोच बहुत पावरफुल है, जो मेरी माँ भी मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि शादी के समय हम कन्यादान का जो रस्म है वो नहीं करेंगे। पंडितायन हमारे शादी के लिए हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैंने एक अपने दोस्त की शादी अटेंड की थी और यही पंडितायन थी, उन्होंने जिस सादगी से, खूबसूरती से और जिस तरह का स्पिरिचुअल डेप्थ सेरेमनी में वो लेकर आई, वो मुझे चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई और नहीं कर सकता, उन्हीं को करना है। और फिर वो इतना बड़ा एक डिस्कोर्स हो गया, एक माध्यम बन गया इस चर्चा का कि ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो औरतों को मतलब हिस्टोरिकली कभी करने नहीं दिया गया। एंड इट्स जस्ट सो वंडरफुल टू सी मोर वुमेन प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन ओनिंग दोज जॉब्स, इंक्लूडिंग बीइंग अ पंडित। एज एन एक्टर आपको सब लंबे टाइम से जानते रहे हैं और अब क्लाइमेट में आपने बहुत सारा काम किया है, तो ये जहन में कब आया और क्यों आया कि मुझे क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करना है? जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का नज़रिया है या फोकस है वो बहुत ही कम है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और क्योंकि मैं ऐसे संस्थाओं से जुड़ी हुई थी जो बच्चों के और औरतों के, चाहे वो कैंसर केयर की बात हो या दूसरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, समस्याओं पर काम कर रहे हो, उनसे मुझे समझ में आया कि ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां बच्चों में, औरतों में जो देखी जा रही थी वो पर्यावरण के असुरक्षित होने की वजह से ही हो रही थी। सो आई फील, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक ऐसे मुहिम का हिस्सा बन गई कि हम कैसे और किस तरह क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को मेन स्ट्रीम मीडिया का डिस्कोर्स बना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी लेकर जाएं, उनके पास लेकर जाएं। आखिरी सवाल, आपके करियर का एक अहम मोड़ था जब आपने 2000 में एशिया पैसिफिक का टाइटल जीता। आप कैसे देखते हैं आज ब्यूटी पेजेंट्स को? वो तब भी मेरे लिए वही था जो आज भी मेरे लिए है। मैंने कभी भी अपने आप को कमोडिफाई, ऑब्जेक्टिफाई होने नहीं दिया। तो मैं वही कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है जब मैंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी 2 पीस स्विमवेयर पहनने में, तो मैंने 1 पीस पहना इंटरनेशनल पैजेंट पे। मेरे साल के पहले या उसके बाद भी किसी ने नहीं किया। तो वो इंडिविजुअल चॉइस पर भी निर्भर करता है। कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। दिया मिर्ज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खुलकर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।